Hello everyone. Today we are going to discuss about the topic amendment to the constitution. So what is an amendment? An amendment is the process or procedure of addition of a provision on a new subject or an independent subject. मतलब amendment एक ऐसा procedure है जिससे हम लोग कोई नया प्रोविजन किसी नए सब्जेक्ट पे ऐड कर सकते हैं या किसी पुराने सब्जेक्ट में कोई नया प्रोविजन ऐड कर सकते हैं. एडिंग मोर प्रोविजंस टू अ स्पेसिफिक क्लॉज और आर्टिकल, तो कुछ ज़्यादा प्रोविजंस हम किसी स्पेसिफिक क्लॉज या आर्टिकल में ऐड कर सकते हैं या और स्ट्राइकिंग आउट अ पर्टिकुलर आर्टिकल और क्लॉज फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, या हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन से कोई पर्टिकुलर क्लॉज या आर्टिकल को डिलीट भी कर सकते हैं. तो अमेंडमेंट में हम लोग कोई एग्जिस्टिंग लॉ में कोई फीचर ऐड कर सकते हैं, कोई प्रोविजन ऐड कर सकते हैं, कोई नया प्रोविजन ऐड कर सकते हैं ऑल टुगेदर, या कुछ एग्जिस्टिंग आर्टिकल या क्लॉज में से कोई प्रोविजन को डिलीट भी कर सकते हैं. तो एडिशन भी कर सकते हैं और डिलीशन भी कर सकते हैं ऑफ एनी प्रोविजन थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. व्हाट इज द नीड फॉर द अमेंडमेंट? A constitution is not just a static rule book but a dynamic living organism as said by पंडित जवाहरलाल नेहरू. तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक स्टैटिक रूल बुक नहीं है कि जिस पे कोई चेंज नहीं हो सकता. रैदर इट इज़ अ डायनेमिक, मतलब जिस पे चेंज हो सकता है. सो डायनेमिक लिविंग ऑर्गेनिज्म बोला गया है कॉन्स्टिट्यूशन को बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू. तो विद द पैसेज ऑफ टाइम द विशेस नीड्स एंड डिमांड्स ऑफ द सिटीजन्स दे कीप ऑन चेंजिंग. तो जैसे जैसे टाइम चेंज होता है लोगों की जो विशेस हैं उनकी डिमांड्स हैं वो चेंज होती रहती हैं. तो दीज मस्ट बी रिफ्लेक्टेड इन आर कॉन्स्टिट्यूशन, और जो ये चेंजिंग डिमांड्स एंड नीड्स हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी उसी तरह से रिफ्लेक्ट होनी चाहिए. दस वी हैव द प्रोविजन फॉर अमेंडमेंट that was provided in the constitution through article 368. So article 368 of our constitution, it provides for the procedure for amendment of the constitution. Then coming to the types of majority votings in parliament. So before understanding the various types of constitutional amendment, we need to understand about various types of majority votings in the parliament, because amendment occurs through these procedures only. The first one is simple majority. So simple majority क्या है? A simple majority is achieved when a proposal receives more votes in favor than against it. So this is most common type of majority used in parliamentary votes. It is applicable in most cases such as passing ordinary bills. तो simple majority में क्या है? जो एक पर्टिकुलर प्रपोजल दिया गया है चेंज के लिए, उसमें जो वोटिंग्स है वो उसके फेवर में ज़्यादा होनी चाहिए रैदर देन उसके अगेंस्ट. तो सिंपल मेजॉरिटी का बस यही मतलब है कि उसके फेवर में ज़्यादा वोटिंग्स होनी चाहिए, तो वो जो बिल है वो पास हो जाएगा और एक एक्ट या लॉ बन जाएगा. तो दैट इज सिंपल मेजॉरिटी. नाउ फॉर एग्जांपल, इफ देयर आर 545 members in the Lok Sabha, तो a simple majority would require at least 273 votes in favor to pass a bill. तो 545 अगर टोटल मेंबर्स हैं लोकसभा में, तो उसका जो हाफ होगा दैट विल बी 272.5. अब वो तो वोट्स पॉसिबल नहीं है, सो 273 वोट्स हमें चाहिए. दैट विल बी हाफ प्लस 1 और हाफ प्लस 0.5 इस केस में. तो हाफ से एक वोट हमें ज़्यादा चाहिए इन फेवर, उस बिल के फेवर में हाफ से ज़्यादा वोट होने चाहिए सो दैट कि वो बिल पास हो जाए. इफ़ अ बिल रिसीव्स 300 वोट्स फॉर एंड 245 अगेंस्ट इट, देन द बिल विल बी पास्ड विद अ सिंपल मेजॉरिटी. मतलब 300 वोट्स अगर उसके फेवर में मिली हैं और 245 उसके अगेंस्ट हैं, तो ये ज़्यादा है उसके फेवर में, हाफ से ज़्यादा है, सो इट विल बी पास्ड बाय सिंपल मेजॉरिटी. सो दिस इज सिंपल मेजॉरिटी कि जो वोट्स पड़ेंगे हैं वो उसके फेवर में ज़्यादा होनी चाहिए rather देन अगेंस्ट इट. तो दिस वाज सिंपल मेजॉरिटी. नाउ कमिंग ऑन टू एब्सोल्यूट मेजॉरिटी. तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी क्या है? इट इज़ व्हेन मोर देन हाफ ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस इज रिक्वायर्ड. तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी वहाँ पे है जहाँ पे मोर देन हाफ, जो टोटल स्ट्रेंथ है हाउस की, जितनी टोटल सीट्स हैं हाउस में, उसकी हाफ से ज़्यादा सीट्स चाहिए हमें फॉर दैट बिल टू बी पास्ड. दिस मीन्स दैट absentees or votes not cast are not counted in the calculation. तो पिछले केस में क्या था सिंपल मेजॉरिटी में कि जितने प्रेजेंट एंड वोटिंग है उनकी हाफ से ज़्यादा वोटिंग हमें चाहिए. वाइल इस केस में क्या है कि अगर सपोज 5
45 सीट्स हैं और उसमें से कुछ लोग एब्सेंट हैं जो उस दिन पार्लियामेंट नहीं आए, या ऐसे कुछ लोग हैं जो आए हैं बट वोट नहीं कर रहे, तो हम लोग उसका काउंट को कम नहीं करेंगे, हम लोग 545 को ही मानेंगे और हमें इसका ही हाफ काउंट करना है, दैट इज 273। तो उसके हाफ से ज़्यादा वोट हमें चाहिए, तभी वो बिल जो है वो पास होगा। तो इस केस में हमें एब्सेंटीज और वोट्स नॉट कास्ट को काउंट नहीं करना है, हमें टोटल जो मेंबरशिप है हाउस की उसी को ध्यान में रखते हुए उसका मोर देन हाफ ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ हमें चाहिए, सो दैट कि वो बिल जो है एब्सोल्यूट मेजोरिटी से पास हो सके। तो एग्जाम्पल से अगर देखें तो इन द लोकसभा इफ टोटल स्ट्रेंथ इज 545, then an absolute majority would require at least 273 votes, मतलब 545 का हाफ प्लस 1 वोट, सो दैट इज 273 वोट्स हमें चाहिए, so that the bill is passed. If 25 members are absent, the effective strength is 520 and the bill would need at least 261 votes in favor to pass it. तो इन शॉर्ट हमें जो बेसिकली हाफ है उससे ज़्यादा वोट्स चाहिए इन इट्स फेवर। उसमें था जितने लोग प्रेजेंट, सिंपल में क्या था, जितने लोग प्रेजेंट है और वोट कर रहे हैं उसका हाफ चाहिए, वाइल एब्सोल्यूट मेजोरिटी में हमें हाउस की जो टोटल स्ट्रेंथ है उसका हाफ चाहिए। देन नेक्स्ट इज इफेक्टिव मेजोरिटी। तो इफेक्टिव मेजोरिटी में क्या है कि अ मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग चाहिए हमें। तो अगर सपोज 545 मेंबर्स हैं बट उसमें से कुछ एब्सेंट हैं या कोई सीट खाली है या कोई आया नहीं है, तो उस पे जितने लोग प्रेजेंट हैं हम लोग फिर उस टाइम पे उसका हाफ देखेंगे, ना कि 545 का। So this type is used when house is not fully constituted or when some members are absent. तो इस तरह की मेजोरिटी जो है वो कब देखी जाती है, जब हाउस पूरी तरह से अभी सारे मेंबर्स उसके कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुए हैं या उसके मेंबर्स जो हैं वो एब्सेंट हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज 400 members are present in the Lok Sabha and a bill is voted upon. So for the bill to pass with an effective majority, it would require at least 201 votes, which is half of the 400 plus 1. तो हमने कहा था कि 545 मेंबर्स हैं टोटल लोकसभा के, बट उस दिन 400 मेंबर्स ही आए थे पार्लियामेंट में वोट करने के लिए, लोकसभा में वोट करने के लिए। तो 400 का हाफ अब हम लोग देखेंगे, दैट इज 200। तो 200 प्लस 1 वोट्स हमें चाहिए फॉर दैट बिल टू बी पास, सो 201 वोट्स चाहिए। तो अगर 201 वोट्स उसके फेवर में आ जाती हैं तो वो बिल जो है वो पास हो जाएगा विद एन इफेक्टिव मेजॉरिटी। Then the final one is special majority. A special majority is required for certain critical decisions such as constitutional amendments or significant legislative measures. तो special majority कुछ special measures पे चाहिए, for example कोई critical decision हमने लेना है, जैसे कोई constitutional amendment पास करनी है या कोई significant legislative measure जो है उसका बिल पास करना है उसके लिए। तो special majority में भी there are two types of special majorities. First है special majority of the house. This requires more than half of the total membership of the house and a majority of those present and voting. मतलब अगर लोकसभा में 545 members हैं, so it would require at least 273 votes in favor of that, assuming all members are present and voting. तो इसमें हमें जो टोटल मेंबरशिप है हाउस की उसका हाफ चाहिए, दैट इज 272.5 प्लस 1 और 0.5, दैट विल बी 273 वोट्स इन फेवर। तो जो टोटल मेंबरशिप है उसका हाफ चाहिए हमें in its favor so that that bill is passed. The second type is special majority of the two-thirds. This requires at least two-thirds of the members present and voting. तो इस केस में क्या हमें एटलीस्ट कम से कम हमें 2/3 जो मेंबर हैं प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं उनका एटलीस्ट 2/3 फेवर में चाहिए सो दैट द बिल इज पास्ड। फॉर एग्जांपल इफ 400 मेंबर्स आर प्रेजेंट तो a 2/3 majority would require at least 267 votes, that is 2/3 of the 400। तो 400 मेंबर अगर उस दिन प्रेजेंट हैं वोट करने आए हैं तो उस 400 का हमें 2/3 चाहिए, दैट विल बी 267, मतलब 267 वोट्स अगर उसके फेवर में है तभी वो बिल जो है वो पास होगा। सो दैट इज स्पेशल मेजोरिटी ऑफ 2/3। स्पेशल मेजोरिटी के बाद एब्सोल्यूट स्पेशल मेजोरिटी है, ये कभी कभी यूज होती है, दैट इज इट इज अ टाइप ऑफ मेजोरिटी विच इज रिक्वायर्ड फॉर सर्टेन क्रिटिकल लेजिस्लेटिव एक्शंस, पर्टिकुलरली द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स।
So it involves a majority of the total membership of the House. For example, if a constitutional amendment bill is to be passed in the Lok Sabha with a total strength of 545, it would require at least 364 votes, which is two-thर्ड of the 545. तो इसमें भी हमें टोटल मेंबरशिप देखनी थी. जो हम लोग स्पेशल मेजोरिटी देख रहे थे, दैट वाज कितने लोग आए हैं और प्रेजेंट है उसका टू-थर्ड. वाइल जो एब्सोल्यूट स्पेशल मेजोरिटी है, इसमें जो पार्लियामेंट की या जो लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ है, उसका टू-थर्ड चाहिए हमें. कितने लोग आए हैं या नहीं आए उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा. हमें टोटल जो मेंबरशिप है दैट इज़ 545, उसका टू-थर्ड ही चाहिए, दैट इज़ 364 वोट्स इन favor of that bill so that it is passed with absolute special majority. So these were the different kinds of majority votings in the parliament. So if we have to conclude this, तो simple majority में क्या है? More than 50% of the members present and voting चाहिए हमें. Simple majority में जितने लोग आए हैं और वोट कर रहे हैं उसका 50% से ज़्यादा हमें चाहिए. Absolute majority में कितने लोग आए हैं नहीं आए उससे फ़र्क नहीं पड़ता. जो हाउस की टोटल स्ट्रेंथ है उसका मोर देन 50% हमें चाहिए. स्पेशल मेजोरिटी में क्या है? जनरली टू-थर्ड ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ चाहिए या टू-थर्ड ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग चाहिए. दो तरह की थी, ये हमने पढ़ा था कि एक तो ऐसी है जिसमें टू-थर्ड्स ऑफ द टोटल मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग चाहिए, या दूसरे केस में टू-थर्ड ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस चाहिए. और इफेक्टिव मेजोरिटी में क्या है? 50% ऑफ द स्ट्रेंथ जो है वो चाहिए, और इसमें हम लोग काउंट करते हैं कि कितने लोग एब्सेंट हैं या वोट नहीं कर रहे हैं. तो दैट इज इफेक्टिव मेजोरिटी and all other types of majorities. तो इसके बाद now we will have a look at different ways of amendment of the constitution. तो there are three ways. एक टाइप 1 है, दैट इज बाय सिंपल मेजोरिटी. एंड ये जो टाइप है बाय सिंपल मेजोरिटी, दैट इज नॉट कंसिडर्ड अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368. हमने पढ़ा था कि आर्टिकल 368 इट प्रोवाइड्स फॉर द प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये जो टाइप 1 अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन की, जो सिंपल मेजोरिटी से हो जाती है, दैट इज नॉट considered an amendment under the article 368. तो इसमें क्या है? इट रिक्वायर्स मेजोरिटी ऑफ ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग. मतलब सिंपल मेजोरिटी से ये पास हो जाएगा. इट इज सिमिलर टू एन ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस. तो ऐसे कौन कौन से प्रोविजंस है जो हम लोग टाइप 1 अमेंडमेंट से चेंज कर सकते हैं? तो इसमें फर्स्ट है, देयर इज व्हेन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, या स्टेट की बाउंड्रीज चेंज करनी है या स्टेट्स के नेम चेंज करने हैं एग्जिस्टिंग के. दिस इज टू बी रिमेंबर्ड. एग्जिस्टिंग कोई स्टेट जो है उसका नाम चेंज करना है, उसका बाउंड्रीज चेंज करनी है, या उसको एक नई स्टेट बनानी है. तो दैट इज बाय टाइप 1 अमेंडमेंट. देन सेकंड इज क्रिएशन और अबॉलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इन स्टेट्स. देन इज एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स. देन इज सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस एंड द लॉस रिलेटेड टू सिटीजनशिप. तो ये जो 5 टाइप्स हैं, इनमें हमें टाइप 1 अमेंडमेंट चाहिए सिर्फ, दैट इज बाय सिंपल मेजोरिटी एंड इट इज नॉट कंसिडर्ड एन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर द आर्टिकल 368. देन इज टाइप 2. तो टाइप 2 जो है दैट इज बाय स्पेशल मेजोरिटी. सो इट विल रिक्वायर द मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस एंड मेजोरिटी ऑफ द टू-थर्ड ऑफ द मेंबर्स ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग. तो इसमें क्या चाहिए हमें? मेजोरिटी ऑफ द टू-थर्ड्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग. और वो जो मेजोरिटी है वो टोटल मेंबरशिप की जो मेजोरिटी आएगी उससे ज़्यादा ही होनी चाहिए, दैट इज स्पेशल मेजोरिटी. इसके अंदर क्या क्या प्रोविजंस आते हैं? मेनली फंडामेंटल राइट्स में कोई चेंज करना है, डीपीएसपीज में कोई चेंज करना है, या ऑल अदर प्रोविजंस विच आर नॉट इंक्लूडेड अंडर टाइप 1 एंड टाइप 3. तो वो सारे इसमें टाइप 2 में आ जाएंगे, दैट विल बी पास बाय स्पेशल मेजोरिटी. द थर्ड टाइप इज that is by special majority of the parliament and also consent of more than half of the state legislative assemblies with simple majority. तो जो पार्लियामेंट है उसकी तो स्पेशल मेजोरिटी चाहिए उसमें, और साथ में एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज का कंसेंट चाहिए विद अ सिंपल मेजोरिटी. तो पार्लियामेंट की स्पेशल मेजोरिटी चाहिए और स्टेट्स के कंसेंट में सिंपल मेजोरिटी चाहिए इसको पास करने के लिए. तो इसमें मेनली कौन से प्रोविजंस आते हैं which are related to federalism? For example, the manner of election of president, the representation of states in the parliament, matters relating to the executive powers of union and states, matters relating to the Supreme Court and High Courts, distribution of the legislative powers between the union and states, any list in the 7th schedule, and provision of Article 368 which are related to the procedure for amendment. तो ये सारे जो types हैं
ये जो सारी अगर इनमें से कोई प्रोविजन में चेंज करना है तो दैट विल रिक्वायर टाइप 3 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, दैट इज बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड एटलीस्ट मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज का कंसेंट होना चाहिए विद सिंपल मेजॉरिटी, तब ये पास हो जाएगा बाय टाइप 3 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. So these were the three types of constitutional amendment. Then finally coming on to the criticism for amendment procedure. तो इसके कुछ criticism भी दिए गए हैं. For example, the first one is there is no special body or institution to amend the constitution. While USA has a special body for this purpose, but India में ऐसी कोई special body नहीं है constitutional amendment के लिए. Parliament ही constitutional amendment करता है. Parliament is given this power to amend the constitution, which many of the times was misused for mostly political purposes. तो पार्लियामेंट के पास ही ये पावर है, तो पार्लियामेंट में ये पावर कई बार पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए मिसयूज भी की गई है. When Parliament has a single party majority in both the houses, it can lead to unopposed or unchallenged amendments at the will of the MPs of the ruling party. तो सपोज अगर पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में, लोकसभा में और राज्यसभा में, दोनों में ही एक सिंगल पार्टी जो रूलिंग पार्टी है उसकी मेजॉरिटी है, तो दैट कैन लीड टू अनअपोज्ड और अनचैलेंज्ड अमेंडमेंट्स. तो वो अपनी मर्जी से ही जो अमेंडमेंट है उनको पास कर सकते हैं, बिकॉज ऑलरेडी उनके मेंबर्स की मेजॉरिटी है, तो वो अपनी मर्जी से अमेंडमेंट को पास कर सकते हैं. और इसकी वजह से भी उनका कोई पॉलिटिकल पर्पस की वजह से हो सकता है, दैट विल कॉम्प्रोमाइज द फेडरल एंड democratic nature of our constitution and polity. The next one is state legislatures, they cannot initiate amendment procedure. That is also against the federal nature. तो state legislatures जो हैं वो amendment procedure को initiate नहीं कर सकते, और अगर किसी केस में कर भी सकते हैं तो that is not binding on the parliament. There is no time limit for state legislative assemblies to give their approval. फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने बोला कि टाइप 3 में हमें उनका कंसेंट चाहिए, तो उसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है फॉर द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज टू गिव देयर अप्रूवल. देन इज द amendment procedure is kept too sketchy, it is not detailed and ambiguous है, तो उसके लिए स्कोप बच जाता है फॉर जुडिशियल इंटरवेंशन, जिसकी वजह से क्या होती है, कन्फ्रंटेशन, दैट इज इनकी फेस टू फेस दिस आमो सामना हो जाता है इनका लेजिस्लेचर का और जुडिशरी का. तो दैट इज स्केची होने की वजह से, एक ज़्यादा डिटेल और एम्बिग्विटी होने की वजह से एक स्कोप बचता है फॉर जुडिशियल इंटरवेंशन, जिसकी वजह से जो जुडिशरी है और लेजिस्लेचर है उनकी कन्फ्रंटेशन हो सकती है. देर इज नो प्रोविजन फॉर जॉइंट सिटिंग ऑफ द हाउसेज इन केस ऑफ डेडलॉक बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा. तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के केस में कोई प्रोविजन नहीं है जॉइंट सिटिंग का दोनों हाउसेज का, अगर एक डेडलॉक अराइज होता है बिटवीन द लोकसभा एंड राज्यसभा. तो बाकी केसेस में देयर इज अ प्रोविजन फॉर जॉइंट सिटिंग, बट जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसकी केस में कोई प्रोविजन नहीं है जॉइंट सिटिंग का. तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द क्रिटिसिज्म. So these were the criticisms for the process of amendment in our constitution. So finally we can conclude that despite these defects, it cannot be denied that the process has proved to be a simple and easy, and has succeeded in meeting the changed needs and conditions over time, and it has proved as one of the most ably conceived aspect of our constitution. So this is about the various aspects of the constitution amendment